He is such a big fan of Raj Kapoor. राज साहब की तरह ये आदमी भी जीनियस है. I also. He is a visualizer. वो एक पेंटर है, संजय लीला बंसाली. वो जो कंसीव करता है अपने जहन में, उसको सिलोलाइट पर ले आता है. आपने कभी लीड रोल्स करने की कोशिश की थी? 2-3 बार मैं हीरो बना और फिल्में फ्लॉप नहीं हुई, सुपर फ्लॉप हुई. तो क्या है, कुनिका एक प्रॉब्लम है मेरे साथ, और जितनी भी कोशिश करूं वो रेक्टिफाई नहीं है. क्या है वो? जब मैं खाना खाता हूं तो खाना तो मेरे कपड़ों पे गिरता ही गिरता है. गिरता ही गिरता है. आप कौन से एक्टर है जिसे संपूर्ण एक्टर मानते हैं, या क्या आप अपने आप को संपूर्ण एक्टर मानते हैं? कंप्लीट एक्टर 2 हुए हैं, अमिताभ बच्चन एंड ऋषि कपूर. जया जी वगैरह आपके बैच में नहीं थे? जया हमसे 1 साल सीनियर थी. और डैनी? डैनी भी हमसे 1 साल सीनियर था. देखो, आपने डैनी कहा तो मेरे मुंह से जैनी निकला. ये लड़कियों के नाम बहुत जल्दी निकलते हैं मुंह से. वेलकम टू गुफ्तगू विद के. मैं सवाल रिपीट नहीं करूँ क्योंकि आप बोर हो जाएंगे, लेकिन बताइए आपने कितने फिल्में की हैं? जो रिलीज है मेरी, वो हैं, जो मुझे याद हैं, वो हैं 584, और 19 लैंग्वेजेस में काम किया है. ओह माय गॉड. हाँ, शायद ही हिंदुस्तान की कोई लैंग्वेज होगी जिसमें काम नहीं किया मैंने. याद करना पड़ेगा. ये अपना स्कोर बोर्ड है. कितने साल हो गए आपको? 71 में शुरू किया था, 54 इयर्स. और अगर आप ट्रेनिंग से लगाएं तो 56 इयर्स. FTI से लगाएं 56 साल. अब तक 56. अब तक 56. तो आप आपका FTI जो बैच था उनके उसमें कौन कौन थे आपके साथ? हमारा 12 स्टूडेंट्स का था बैच, और जिन्हें आज ऑडियंस जानती है वो तो 2 ही हैं. एक आपका खादिम और एक किरण कुमार. और जया जी वगैरह आपके बैच में नहीं थे? जया हमसे 1 साल सीनियर थी. और डैनी? डैनी भी हमसे 1 साल सीनियर था. तो देखो, आपने डैनी कहा तो मेरे मुंह से जैनी निकला. ये लड़कियों के नाम बहुत जल्दी निकलते हैं मुंह से. तो कोई जेनी थी क्या बैच में? थी. ये किस्सा फिर कभी. और अनिल धवन थे हमारे. अनिल धवन, जया भादरी, बच्चन वो बाद में बनी, और डैनी डेनजोंगपा. एक बात बताऊं आपको, उनका नाम डैनी नहीं है. हाँ. उनका नाम है श्रिंग प्रीमिजो डेनजोंगपा. डेनजोंगपा प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल होता था. तो ये जया ने डेनजोंगपा का शॉर्ट फॉर्म किया, डैनी. हाँ, क्योंकि श्रिंग पिंग हाँ, का तो कोई शॉर्ट श्रिंग फॉर्म प्रीमिजो डेनजोंगपा नाम है. तो ये नाम जो है, ये जया बच्चन की देन है. तो डैनी डेनजोंगपा हम लोग बोलते हैं. जी 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 जी. देखो क्या होता है, जब एक बार एक्टर ऑडियंस की निगाहों में आ जाता है, चढ़ जाता है. अब कितनी फिल्मों में डैनी ने ऋषि कपूर के बाप का रोल किया है, करिश्मा कपूर के बाप का रोल किया है, रवीना टंडन के बाप का रोल किया है. वो एक्सेप्टेंस मिल जाती है. वो एक बार जब आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो मुश्किल नाम भी याद हो जाते हैं. शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन. शुरू में ये नाम प्रोनाउंस करने में बहुत दिक्कत पेश आती थी, लेकिन एक बार जब आप ऑडियंस के लाडले हो जाते हैं तो नाम प्रोनाउंस करना भी बहुत आसान हो जाता है. सदाशिव अमरापुरकर. मैं इसके ताल्लुक में एक कहानी बताना चाहती हूँ अपनी पर्सनल, क्योंकि इंडस्ट्री में आने से पहले सबको पता है कि मेरी शादी हुई थी, और वो राज कपूर साहब के डिस्ट्रीब्यूटर के जो बेटे थे उनके साथ थी. जी. कोठारी साहब. जो लड़की मेरठ से आई थी तो हमारे घर में एक रात ठहरी. राज साहब ने कहा था कि भाई आप इसको अपने घर पे रखिए, और फिर नेक्स्ट डे फ्लाइट पे चढ़ाई. तो उनको हमने घर पे रखा. तो मैं मिली थी उनसे, अच्छी कंज की आंखें वाली, गोरी गोरी, वेरी शाय. तो उसका नाम कुछ अलग ही था उस टाइम. शी वाज अ क्रिश्चियन गर्ल, एंड शी वाज सेंट टू बॉम्बे, एंड शी वाज द वन हु वाज कास्ट इन राम तेली गंगा मैली. यास्मीन जोसेफ. और जब हमको पता चला कि राज साहब ने उनका नाम मंदाकिनी रखा, तो हम लोग सब आपस में बहुएं सब डिस्कस करें, मंदाकिनी
किसको आएगा, कौन किसके मुंह पे चले? तो हमारे हमारे जो ससुर थे, जो कि ही वाज वेरी 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 सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर, और वो कपूर खानदान से काफ़ी हाँ जुड़े हाँ थे। तो उन्होंने कहा कि नेवर क्वेश्चन राज साहब, अगर उन्होंने ये कहा है तो, और ये नाम दिया है, तो आप देखना ये नाम चिपक के रहेगा। बिल्कुल सही देखिए, बात है। मंदाकिनी नाम बोलो तो एक ही लड़की की और कोई सोचता भी नहीं कि वो क्रिश्चियन फैमिली से है या उनका जी नाम जी जी यास्मीन जुदस था। जी जी जी, ये बात तो सही है। और फिर मैं एक और किस्सा सुनाता हूँ। हम लोग यहाँ पे बंगाल क्लब है शिवाजी पार्क में, तो एक सीन हम लोग वहाँ कर रहे थे। तब तक हीरोइन डिसाइड नहीं हुई थी। मैं था उसमें, कुलभूषण खरबंदा, गीता सिद्धार्थ, राम तेरी गंगा मैली की राम बात राम करें। तेरी गंगा मैली और सईद जाफरी। तो लड़कियों की तलाश बदस्तूर जारी थी। तो एक लड़की आई, सफेद चूड़ीदार कुर्ता पहने हुए, चुपचाप, गोरी सी। तो हमने जरा देखा उसे सर से पैर तक। तो जो राज साहब का कंसेप्शन था वो उस पे उतर रही थी कि लड़की गोरी हो, और क्योंकि पहाड़ी है तो उसकी आईज भी लाइट होनी चाहिए। तो यास्मीन का उस दिन स्क्रीन टेस्ट लिया गया था बंगाल क्लब में, एंड ऑल ऑफ अस वर वेरी ईगर, क्योंकि काफी शूटिंग हो चुकी थी, यू लुकिंग फॉर अ हीरोइन, या हीरोइन के बिना हो चुकी थी। तो उसके बाद उसका स्क्रीन टेस्ट हुआ, और चिंपू बहुत कीन था, बिकॉज उसकी वो होने वाली हीरोइन थी। ही वॉज वेरी वेरी कीन, एंड देन फाइनली शी वॉज सेलेक्टेड। कुछ बातें मैं राज साहब के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर किसी न्यू कमर लड़की को साइन करता है तो बहुत से टर्म्स एंड कंडीशंस रखता है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, हमारी इजाजत के बगैर आप। काम नहीं करेगा। आजकल तो पोथी होती है पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। राज साहब ने कभी ऐसा किया नहीं। अगर वो डिम्पल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते तो उसकी शादी नहीं होती, हम्म। और अगर वो मंदाकिनी के साथ या पद्मिनी के साथ करते, कभी उन्होंने किसी को बांध कर नहीं रखा। लाइफ टाइम का ब्रेक मिला मंदाकिनी को, डिम्पल कपाडिया को, पद्मिनी कोल्हापुरी को, क्योंकि खुद आर्टिस्ट हैं वो, हम्म। और तबीयतन आर्टिस्ट थे। तो खुद बंधना या किसी को बांधना उन्हें पसंद नहीं था। तो कभी उन्होंने किसी हीरोइन को अंडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखा। ये बहुत बड़ी बात है। किसी एक्टर को, किसी को भी नहीं। किसी को नहीं, किसी को अमेजिंग। जी। अपने वालिद साहब के बारे में बताइए। वो भी बहुत मशहूर फिल्म कलाकार थे अपने ज़माने के, और बहुत ही रिस्पेक्टेड, आ, मुराद साहब। हाँ, कुनिका, कुछ बातें जो हैं वो आपकी तकदीर में लिखी होती हैं। बड़े कुछ हसीन इत्तेफाक होते हैं जिंदगी में। वालिद साहब मेरे लॉयर थे और रामपुर में रहते थे। रामपुर हमारा वतन है, और उस ज़माने में रामपुर जो थी वो रियासत थी, और वहाँ के नवाब थे रज़ा अली ख़ान। नवाब या राजा अपने रजवाड़े या रियासत में वो हाकिम होता था, एंड ही हैड द राइट टू प्रोनाउंस डेथ सेंटेंस ऑल्सो। ओह, जी, ये किस साल की बात कर रहे हैं? ये मैं 1938 की बात कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसा हुआ कि मुराद साहब ने एक उनके खिलाफ मोर्चा निकाला उस जमाने में, उस हाकिम के खिलाफ जो जिसके हाथ में सजाए मौत हुआ करती थी। तो वो नाराज हो गए बहुत, और उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप शहर छोड़ दीजिए, आपको शहर बदर किया जाता है, दोबारा आप कभी रामपुर नहीं आएंगे। जिसको आजकल हम लोग तड़ी पार कहते हैं। तड़ी पार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात और क्लियर कर दूं, उनका नाम मुराद नहीं है, उनका नाम है हामिद अली खान। हमारी जो नस्ल है
हम यूसुफजई पठान हैं और हमारा ताल्लुक कद्दार अफगानिस्तान से था। उस ज़माने में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रजवाड़े होते थे, रियासतें होती थी, तो सबकी अपनी अपनी फौज होती थी, अपनी अपनी आर्मी बिल्कुल, होती थी। हाँ। तो हमारे जो बाप दादा थे वो फौजी थे, हुँ, तो फौज में नौकरी करने के लिए वो आए थे यहाँ पे। मैं आपको अपनी 7 पुश्तों के नाम बता सकता हूँ। क्या बात है! आज़म खान, मुअज़्ज़म खान, बहादुर खान, हशमत अली खान, वज़ीर अली खान, हामिद अली खान, रज़ा अली खान और अली मुराद। अली मुराद, तो ये 8 नस्लें हैं जिनके नाम मुझे याद हैं। क्या बात है! तो अ, उनको देश निकाला कर मतलब जी शहर हाँ, से जी हाँ। निकाला। तो अब उनके पास कोई चारा नहीं था, क्या करें? तो मजबूरन मुंबई आ गए 1938 में और उन्हें कहानियाँ लिखने का बहुत शौक था। अच्छा, गोरी रंगत थी, भूरे बाल थे, आँखें भी हरी हल्की। आँखें थीं, हुँ, तो लोग उन्हें ब्रिटिशर समझते थे। तो जहाँ से गुज़रते थे तो पुलिस वाले सैल्यूट करते थे कि यो कोई ब्रिटिश ऑफिसर है। तो ये एक एडवांटेज था उनके साथ। तो एक्टिंग में कोई उन्हें रुझान नहीं था। तो वो राइटर बनना चाहते थे और महबूब साहब से मिलने के लिए गए और 2.5 घंटे उन्हें कहानी सुनाते रहे। उन्होंने कहा ये कहानी-वहानी तो आप जाने दो, एक्टर बनोगे। ही नेवर एक्सपेक्टेड कि उन्हें ये ऑफर मिलेगी, बट महबूब साहब वाज़ अ वेरी, वेरी बिग नेम एंड ही कुड नॉट से नो टू महबूब साहब। तो बाय एक्सीडेंट, बाय डिफ़ॉल्ट बिकेम एन एक्टर। ही बिकेम एन एक्टर और पहली फ़िल्म थी उनकी नजमा। उसमें वीना जी थीं, याकूब साहब थे, अशोक कुमार वाज़ अ हीरो और अशोक कुमार के वालिद का रोल किया था। अशोक कुमार से वो उम्र में कुछ 17 दिन बड़े थे। फिर भी वालिद का रोल किया था। हाँ, बोथ आर 1911 बॉर्न। हुँ, ये सितंबर के की पैदाइश है और दादा मुनि की अक्टूबर की पैदाइश है। तो वहाँ से इनकी फिल्मी ज़िंदगी शुरू हुई एज एन एक्टर, फॉलोड बाय मैनी गुड फिल्म्स लाइक नजमा, अनोखी अदा, अनमोल घड़ी, आन में भी थे? वो बात की बात है। अच्छा वो बात की। वो बात- अंदाज, हुँ, आन, दीदार, मिर्जा गालिब, वाह! 2 बीघा ज़मीन, ओहो लवली ऐसी ऐसी फिल्में, ऐसे आइकॉनिक। ऐसे डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया। और कुनी का प्रोफेशनलिज्म मैंने उनसे सीखा, पंक्चुअलिटी मैंने उनसे सीखी। जैसे ही मैं हाजिर हुआ आपकी खिदमत में तो मैंने कहा आप घड़ी देख लीजिए पूरे 5 बजे। ये उनकी नसीहत है। और इसलिए तो आप टिके हुए हैं इंडस्ट्री में इतने सालों से। जी, जी। तो क्या करते थे, अगर 6 बजे की शिफ्ट है तो 5 बजे उठाते थे मुझे सुबह। शिफ्ट होती थी 7 बजे की, हुँ, मुझे घर से 6 बजे निकाल देते थे बिफोर द शिफ्ट चाय पिलाकर हुँ, कि बेटे सेट पे बैठो, तुम्हारा काम हो या ना हो, तुम्हें उसके पैसे मिल रहे हैं और डायरेक्टर को तुम्हें बिठाने का कोई शौक नहीं है। नेवर ग्रम्बल, कभी हुँ, शिकायत मत करो, तुमने टाइम दिया है, अब वो इस्तेमाल करे या ना करे, वो उसका काम है। तो ये बातें उन्होंने मुझे शुरू में ही सिखा दी थी और भी कुछ बड़े अच्छे संस्कार दिए थे उन्होंने। उस ज़माने हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हम बसों में सफ़र करते थे, लोकल ट्रेन में सफ़र करते थे। तो कहते थे कि बेटे अगर तुम बस या ट्रेन में बैठे हो और कोई लेडी खड़ी है तो उसे अपनी जगह दे दो, और अगर कोई लेडी बैठी है और उसके पास जगह खाली है तो पूछ कर बैठो कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ या नहीं। क्या बात है। अब तो खैर गाड़ी वाड़ी है हमारे पास, लेकिन फिर भी
उनकी ये नसीहत मैं मानता हूँ, कई बार जब आप डीप लेन होते हैं और बस आपको टारमेक तक ले जाती है, और मैं अगर बैठा हुआ हूँ बस में और कोई लेडी खड़ी है तो मैं अपनी जगह उसे दे क्या देता बात है, क्या बात। हूँ। तो ये कुछ बचपन के संस्कार हैं जो वालिदैन अपने बच्चों को देते हैं, और उन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, वालिदैन तो हमेशा अच्छे संस्कार ही देते हैं, जी, लेकिन कुछ बच्चे होते तो फॉलो नहीं करते। आपने फॉलो किया, आपने अमल किया आज उस भी पे। करता हूँ, आज भी हुँ। करता हूँ। और अब्बा हुज़ूर बहुत ही दिलचस्प इंसान थे। मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे उनसे इंटरैक्ट करने का जी, जी। मौका मिला। जी, एंड जी, जी, शेरो जी। शायरी करते थे, उनकी ज़बान से फूल बरसते थे। बिल्कुल, यकीनन। और सिर्फ़ उर्दू नहीं, पर्शियन के उन्हें कुछ 10,000 शेर याद थे। उमर खय्याम पूरा उन्हें हिफ्ज़ था। तो वो एक शौक की बात होती है, एक शऊर की बात होती है। फिर ये एक खुदादाद सलाहियत होती है कि आपकी याददाश्त इतनी अच्छी है हुँ, कि आपको इतने याद अशार याद हैं। वो काफ़ी उम्र तक, मतलब जब तक मैं जानती हूँ उनको, जी, जब तक ज़िंदा थे, तो ही वुड या किसी भी बात पे कुछ ना कुछ बोल देते थे। जी, 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 जी। और वो एक और बात मैं बताना चाहती हूँ उनके बारे में। ये मेरे साथ जो हुआ है कि आपकी बहन मेरी बहुत ही जिगरी दोस्त है। करीब 37 इयर्स हो गए हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स, आपको पता है। सबसे काश टॉप। मैं भी अपनी बहन की तरह होता। मुझे अपनी बहन से जलन हो रही है नहीं, कि आपके कुनिका मेरी इतनी अच्छी दोस्त मेरे इतने नहीं, करीब क्यों नहीं है? मैं तो आपके परिवार का मुझे सदस्य हूँ। जलन हो रही है। तो काश, काश, काश। तो मैं जाती थी, वो शी वाज़ अ टॉप डिज़ाइनर। उस टाइम ये सब जो डिज़ाइनर्स थे जी, वो नहीं थे, तो हम उनकी स्टूडियो था, संगीता अपार्टमेंट में स्टूडियो, डिज़ाइनिंग स्टूडियो था। तो मैं जाती थी अपने कपड़ों के ट्रायल वगैरह, बिकॉज़ शी वाज़ यूज्ड टू डिज़ाइन अ लॉट ऑफ माय क्लोथ्स फॉर फिल्म्स। तो एक दिन मैं बाहर खड़ी थी, तो अब्बा हुज़ूर आए और मैंने कहा, आदाब अब्बा, कैसे हैं? अरे भाई, ये तो तुमने गलत कर दिया। तुमने मुझसे मेरा हक छीन लिया आदाब कहने का। आई सेड हाउ, मतलब ही यूज्ड टू से कि ग्रीट करना किसी को, वो भी एक सौभाग्य होता है कि आप किसी को ग्रीट कर सकते हैं। अच्छा। मैं ये कह रही हूँ कि उनकी ये आदत थी, मतलब इस तरह के वो सलीखे वाले इंसान थे कि ही वुड से थिंग्स लाइक लाइक दिस, इट वाज़ और कुनिका बड़ा अच्छा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था। ओह! टू गुड। सटल, और एक पंच आता था उनका, लोग हँस-हँस के लोटपोट हो जाते थे और उनके चेहरे पे कोई हँसी नहीं आती थी। पोकर फेस एकदम। बिग तो क्या हुआ कि हमारे पड़ोस में एक खातून रहती थी, काफ़ी उम्र रसीदा थी, काफ़ी एज थी। तो बाय द वे मेरी वालिदा ने उनसे उनकी एज पूछी क्या है, तो वो होंगी तकरीबन 55 साल की होंगी। तो उनका मैं 30 साल की हूँ, 30 साल की हूँ। तो मेरी वालिदा ने मेरे वालिद से कहा कि शोभा की वालिदा से मैंने उम्र पूछी, हुँ। तो उन्होंने अपनी उम्र 30 साल बताई। वो 30 साल की होंगी, तो सिगरेट का लंबा कश लिया उन्होंने। कहने लगे, हाँ 30 साल की जरूर होंगी, लेकिन 25 साल पहले। ऐसा उनका दैट वाज़ हिज सेंस ऑफ ऐसा ह्यूमर, राइट। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था। अच्छा, मुझे बताइए ज़रा साहब, आप भोपाल के हैं कि रामपुर के हैं? वैसे अ, तो आप पूरी दुनिया के हैं, क्योंकि आर्टिस्ट तो सबका होता है। मैं बटा हुआ। रामपुर में मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई और भोपाल में सेकेंडरी एजुकेशन हुई। वालिद साहब के एक और भाई थे, अहमद अली खान साहब, उनके कोई औलाद नहीं थी। उनके 14 औलादें हुई, लेकिन कोई भी ज़िंदा नहीं बचे। जिंदा नहीं बचा। और मैं 3 बहनों के बाद पैदा हुआ था, तो अकेला खानदान का चश्मो चिराग था। बहुत लाड़ प्यार था, बहुत ही प्रोटेक्टिव थे सब मेरे बारे में। तो मेरे दादा 97 की उनकी उम्र हो गई थी, चल फिर नहीं पाते थे, और उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं था। ओह! अब सोचिए उनके भी कितने अरमान होंगे कि एक अकेला वली अहद सल्तनत, और उन्होंने कभी देखा नहीं। तो
वालिद साहब ने सोचा कि कुछ साल ये अपने दादा के साथ रहे, तो हमें उन्होंने रामपुर भेज दिया। रामपुर जाना मेरी बेहतरी के लिए बहुत अच्छा हुआ कुनी का। अब ये बात ज़रूर थी कि कहाँ हम मुंबई में रहते थे, जुहू बीच के पास रहते थे, और कहाँ वो एक छोटा सा टाउन, बहुत ही छोटा टाउन। तो शुरू में तो हमारा दिल बहुत घबराया। खैर, बच्चे थे तो एडजस्ट कर लिया। फिर स्कूल में दाखिला हुआ। तो जो तहजीब होती है छोटे शहरों की, बड़ों का अदब, बड़ों का लिहाज, बात करने का सलीका। और जी जी बिल्कुल। और अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और कोई बुजुर्ग सामने से आ रहा है, आपका अगर उस बुजुर्ग से तारुफ नहीं है या आप उसे जानते भी नहीं हैं, तो आप उसे सलाम करेंगे। नंगे सर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आप सबसे आप जनाब से बात करेंगे। तो वो जो एक बुजुर्गों की इज्जत, तो वो जो वहाँ की रिवायात हैं, वो हम में भी आ गई। यहाँ हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, उर्दू और हिंदी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। तो वहाँ जिस स्कूल में दाखिला मिला, उसका इंग्लिश से कोई ताल्लुक नहीं था। वहाँ सिर्फ हिंदी और उर्दू पढ़ाई जाती थी। तो जबान आ गई, उर्दू हिंदी लिखना बोलना आ गई, पढ़ना आ गई। और जो एक जबान की जो चाशनी होती है, वो जब बच्चा रहता है तो वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। वो बड़ा अच्छा हुआ जो मेरे लहजा लिए। लहजा बोल रहे लहजा जी। तो आज अक्सर लोग तारीफ करते हैं कि भाई आपका डिक्शन बड़ा क्लियर है, हैं। आपकी उर्दू बड़ी अच्छी है, आपकी हिंदी आप बहुत उम्दा बोलते हैं। तो मैं कहता हूँ इसका सेहरा रामपुर को जाता है। तो वो रामपुर जाना मेरा मेरे हक में हुआ। बिया ने आपको जाने दिया छोटे से? बिया भी साथ थी। अच्छा। तो प्राइमरी एजुकेशन 3rd, 4th एंड 5th मैंने रामपुर से किया। फिर उनका इंतकाल हो गया, दादा जान का इंतकाल हो गया, और फिर हम लोग वहीं रहने लगे। और फिर 5th के बाद हम वापस आ गए। भोपाल। जी, भोपाल आ गए। और फिर बॉम्बे में अब्बा बॉम्बे में रहते थे? अब्बा तो खैर यकीनन बॉम्बे में रहते थे। ही वॉज अ फिल्म बेस्ड मैन। तो वो बाकायदगी से काम करते थे। मिलना कब होता था उनसे? जी, मिलना कब होता था? बहुत कम होता था, लेकिन रिलीजियसली वो पैसे भेजते थे, रिलीजियसली। और उस जमाने में मनी ऑर्डर आता था। तो बस डाकिया दिखाई दिया और हम खुश हुए कि मनी ऑर्डर आ गया। तो पैसों से कभी उन्होंने हमें महरूम नहीं होने दिया। अपनी जिम्मेदारी निभाई उन्होंने। और जो खत लिखते थे वो एक्सप्रेस डिलीवरी होता था, उससे खत आते थे उनके। फ़ोन नहीं हुआ करते थे, मोबाइल नहीं हुआ करते थे। ट्रांसिस्टर रेडियो पहली बार हमने रामपुर में देखा किसी के पास, कि कोई ऐसा रेडियो भी है जो आप हाथ में लेकर उससे बाहर घूम सकते हैं। अगर उनके पास काम नहीं था या उनके पास पैसे नहीं भी होते थे, देखिए जिंदगी के उतार चढ़ाव होते और हैं, एक्टर की जिंदगी तो ऐसी होती, कभी है कभी नहीं। लेकिन कभी उन्होंने हमें पैसे की तंगी नहीं होने दी। हाँ, ये ज़रूर है कि उनका साथ बचपन में ज़्यादा नहीं मिला, बट शेर है ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं कहीं आसमां आसमान नहीं, नहीं मिलता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कसर है। हम्म। लेकिन कुनी का मैं महसूस कर रहा था कि उनकी उम्र हो रही है, और वो बेचारे निकलते थे, सुबह निकलते थे, काम होता था या नहीं होता था तो बेचारे स्ट्रगल करते थे। यू हैव टू फीड सो मेनी माउथ्स। इतने आपकी इतना बड़ा आपका खानदान है, सबको आपको खिलाना है, पहनाना है। वो स्ट्रगल मैंने उनका देखा है, और
वो देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था, एंड आई वांटेड कि आई शुड शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माय फादर। बट यू डिड, आई मेरा सॉ। बहुत दिल दुखता था उनके लिए। इस उम्र में जाते हैं, थक के आते थे, फिर मैं उन्हें दबाता था, उनके पैर 2-2 घंटे में उनके पैर दबाता था, और मैं ऊपर वाले से दुआ करता था कि मुझे इस काबिल बना दें कि अब मैं इन्हें आराम करवाऊं, क्या अब बात। इनकी उम्र नहीं है काम करने की। तो उन्हीं के सुझाव पर मैं FTII गया। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा, बेटे हमारे ज़माने में तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था जो एक्टिंग की बारीकियां आपको सिखाए, अगर आज है तो उसका फ़ायदा आपको क्यों ना मिले। क्या बात। बट ये नहीं है कि एडमिशन मुझे सोने की थाली में मिल गया था, उसके लिए मुझे ऑडिशन देना पड़ा, उसके लिए मुझे स्क्रीन टेस्ट देना पड़ा, दोनों में मैं सेलेक्ट हुआ, एंड देन आई गॉट एडमिटेड। आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो, बिसाइड्स द फैक्ट दैट कि आप अच्छे एक्टिंग करते हैं, लेकिन आवाज़ जो आपकी है ना, देखो कुनिका, ये तो मुझे वालिद साहब से विरसे में मिली है, और इसमें कोई घमंड या गुरूर की बात नहीं है। ये ऊपर वाला जिसे भी दे दे, जिसे भी नवाज दे, वो शक्ल सूरत हो, वो टैलेंट हो, वो एप्टीट्यूड हो, ये सब ऊपर वाले की देन है। तो जो भी आपको देता है, जो उसकी देन है, उसे बहुत संभाल के रखिए। तो आप कैसे संभालते हैं इसे? सिगरेट नहीं पीता, पान नहीं खाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेता, और वक्त पे सोता हूँ, वक्त पे उठता हूँ, लिमिटेड खाता हूँ, और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं साहब गार्गिल करता हूँ, और मैं अचार नहीं खाता हूँ। अचार का मैं बहुत शौकीन, तो अचार तो मैं खाता हूँ। बस यही है कि जो नुकसानदेह चीज़ें होती हैं, जैसे टोबैको है, टोबैको इन एनी फॉर्म इज़ वेरी बैड फॉर योर थ्रोट, ओनली नॉट फॉर योर थ्रोट बट फॉर योर एंटायर हेल्थ। सिस्टम। तो उससे मैं गुरेज करता हूँ। और बीवी की डांट खाना, बीवी के सामने आवाज़ नहीं निकलती है। आज सुबह सुबह डांट खाकर आ रहा हूँ। अच्छा। क्या है कुनिका, एक प्रॉब्लम है मेरे साथ, और जितनी भी कोशिश करूं वो रेक्टिफाई नहीं होती है। क्या है वो? जब मैं खाना खाता हूं तो खाना तो मेरे कपड़ों पे गिरता ही गिरता है, गिरता ही गिरता है। तो मैं अभी गोवा गया था एक शादी में, और उन्होंने मुझे अच्छे खूबसूरत। कपड़े दिए थे शादी के, फैंसी। वो खाते खाते कुछ तेल के छींटे आ गए। मैंने कहा, तू गया काम से बेटा, अब तो डांट पड़ने वाली है, डांट पड़ने फिर वाली है। कपड़े वापस लाए तो तो बड़ा पड़ी। मैंने घुड़ी मुड़ी करके उसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने टटोला, मियाँ ये क्या है, आपको कब समझ कब आएगी, आप क्यों गिराते हैं, मैं तंग आ जाती हूँ कपड़े बनाते बनाते आपके, और आप हमेशा दब्बे लगा कर आ जाते हैं। सुबह सुबह डांट पड़ी, सुबह सुबह मैं सुनता रहा, चुप, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, हमेशा आप ये कहते हैं अब नहीं होगा, और हमेशा होता है। तो सुबह सुबह उनकी डांट खाकर आ रहा। देखो, एक इतना लंबा चौड़ा हसीन इंसान अपनी बीवी से डरता है। सुन लीजिए सब लोग। सुखी जीवन का यही लंबा राज चौड़ा है। तो सुना था, आपने हसीन कह दिया। आपने मेरी लाइफ बना दी। ये लफ्ज सुनने के लिए मेरे कान तरसते हैं। आज जो भी खाएं पिए कुनिका जी, वो मेरी तरफ से। इन्होंने हसीन कहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या लिखा है रजा साहब, बहुत बड़ी गलतफहमी है। 1969 में 18 साल की उम्र में मैंने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। तो ये आप सफाई दे रहे थे कि आप चाइल्ड एक्टर नहीं थे? नहीं नहीं, ये कुछ लोगों ने एक गलत खबर फैलाई है कि मैंने जौहर महमूद इन गोवा में काम किया था, हाँ, which is untrue। अनट्रू। तो वो कौन थे फिर? पता नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं ना जिन्हें कोई काम धंधा नहीं होता। नहीं नहीं, वो एक्टर कौन था कि आपके नो साथ आइडिया, मुझे अच्छा। मुझे याद भी नहीं कौन एक्टर था, लेकिन ये अफवाह जो है, ये बाजार में हमेशा बहुत गर्म रही है।
आज भी आपके एफटीआई के दोस्तों के साथ ताल्लुकात हैं आपके? किरण कुमार के साथ हम्म, आज भी मेरी उनसे बात हुई थी। 1 जुलाई 1969 से हमारी दोस्ती बदस्तूर कायम है। और कुनिका, स्ट्रेंज बात यह है कि प्रोफेशनली वी आर राइवल्स, because both of you do the similar kind बट of. इन पर्सन वी आर द बेस्ट वेल विशर्स ऑफ ईच अदर। But generally किरण साहब is also like that. आप भी वैसे ही हैं, आपका नेचर ऐसा है। नहीं, बहुत अच्छे दोस्त हैं हम। नहीं, बहुत- but आप कॉन्फिडेंट है वो दोनों ना, so you don't have this thing कि भाई राइवलरी क्यों हो या किसी का बुरा हो तो मेरा नहीं अच्छा नहीं, हो। वो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वहां हमें टॉन्ट किया जाता, अरे इनको तो काम मिल जाएगा, मुराद साहब के बेटे हैं, जीवन साहब के बेटे हैं, इनको तो काम मिल जाएगा। तो ये हमारे क्लासमेट्स हमें ताना मारते थे ऐसा। कुछ बात, उनकी बातें सही भी हैं, काम तो आज भी मिल रहा है। नहीं, लेकिन आपकी मेहनत से मिल रहा है। लेकिन देखो, मैं कुनिका एक बात बताऊं तुम्हें। पहला ब्रेक मुझे दिया बी आर इशारा ने, एक नज़र में। बी आर इशारा साहब ने मेरे वालिद साहब के साथ कभी काम नहीं किया था। सेकंड, मुझे जो फिल्म मिली शिबू मित्रा, जिसके डायरेक्टर थे, और जोगिंदर जिसके प्रोड्यूसर थे, बिंदिया और बंदूक, ना शिबू मित्रा ने मेरे वालिद साहब के साथ काम किया था, ना जोगिंदर ने किया था। थर्ड फिल्म मिली मुझे जलते बदन, रामानंद सागर की। रामानंद सागर साहब ने भी मेरे वालिद साहब के साथ कभी काम नहीं किया था। और फोर्थ फिल्म जो मेरे लिए माइलस्टोन साबित हुई, नमक हराम, मैं शायर बदनाम, ऋषिकेश मुखर्जी ने भी मेरे वालिद साहब के साथ कभी काम नहीं किया। तो जो कुछ भी मुझे मिला, मेरे मेरिट पे मिला। मैं तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि क्या फ़ायदा फ़िक्रे बेशो कम से होगा, क्या फ़ायदा फ़िक्रे बेशो कम से होगा, हम क्या हैं कि जो कुछ हमसे होगा, जो कुछ के हुआ हुआ करम से तेरे, जो कुछ के हुआ हुआ करम से तेरे, जो कुछ के होगा तेरे करम से होगा। सब उन पे छोड़ दिया। वो करम करने वाला है, वो देता है, और वो अपने बंदों को कभी भूलता नहीं है। इम्तिहान लेता रहता है, बीच बीच में आपकी परीक्षा चलती रहती है। मैं बोलती हूँ कभी तो पास या फेल कर दो भाई, कितनी परीक्षा लोगे, मैं तो ऐसा बोलती हूँ नहीं। कभी कभी। अगर, और मैं समझता हूँ कुनिका के जो बुरा वक्त है ना, वो मेहमान की तरह है। मेहमान आता है चला जाता है, हमेशा रहता नहीं है। इसी तरह बुरा वक्त जो है मेहमान की तरह आता है, चला जाता है, हमेशा रहता नहीं। ये जिंदगी का एक काल चक्र है। अच्छा बुरा दोनों वक्त जी हाँ, घूमता रहता है, राइट। आपने कभी लीड रोल्स करने की कोशिश की थी? कोशिश तो बहुत की, और कुछ लोगों ने गलती भी की मुझे हीरो बनाने की। गलती की, और फिर ऐसा वो मुंह के बल गिरे कि उस गलती को कभी उन्होंने दोहराया नहीं। 2-3 बार मैं हीरो बना और फिल्में फ्लॉप नहीं हुई, सुपर फ्लॉप हुई। तो फिर तो आपको समझ आया कि भैया ये गलती किसी ने की नहीं कि रामपुर में फिल्म लगी, रामपुर मेरा वतन, और मेरी एज ए हीरो फिल्म लगी, फिल्म का नाम नहीं लूंगा। तो पहले दिन तो पब्लिक टूट पड़ी, हमारे शहर का हीरो। हाँ। तो मैंने फोन किया, तो मैनेजर से पूछा मैंने, कैसी जा रही है फिल्म? कहने लगे जबरदस्त भीड़ है आज। अरे मैंने कहा वाह, निकल पड़ी मेरी। वो पहले ही दिन थी भीड़, अगले दिन कोई नहीं था। तो मैंने अगले दिन, मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा आज की पोजीशन क्या है? उसने कहा कल का दिन जबरदस्त था, आज का दिन जबरदस्ती है, कोई नहीं आया। तो पहला जबरदस्त दिन और दूसरा जबरदस्ती का दिन, और तीसरे दिन फिल्म उतर गई। अब कौन लेता हीरो, मुझे बताइए। 2-3 लोगों ने गलती की, फिर समझदार आदमी जो है ठोकर खा के दोबारा गलती नहीं करता। फिर आपने भी तय कर लिया, मतलब मन से समझौता कर लिया? देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंगूर खट्टे हैं। कुनिका, हीरो बनने में है तो बड़ा रिस्क। तालियां भी आपको मिलती हैं, गालियां भी आपको मिलती हैं। फिल्म चलती है तो तालियां हैं, नहीं तो गालियां हैं। तो
हीरो बेचारा हमेशा बहुत टेंशन में रहता है। फिल्म उसके नाम से बिकती है, प्रपोजल उसके नाम से बिकता है, डिस्ट्रीब्यूटर उसके नाम से खरीदते हैं, तो वो एक बहुत ही डाइसी पोजीशन होती है उसकी। तो अक्सर मैंने देखा है कि जो हीरोज होते हैं उनकी जो टेंशन है वो मंडे से शुरू हो जाती है। एडवांस बुकिंग, कितने टिकट्स बिके, फर्स्ट शो कितना आया कलेक्शन, सेकंड शो कितना आया, थर्ड शो कितना आया। वो बेचारा अपने डायलॉग याद नहीं करता है, वो फोन करते करते अपने अपने कलेक्शन याद करता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को फोन करना। हाँ, या थिएटर ओनर्स को। देखो भाई, हम हैं कैरेक्टर एक्टर, हम हैं सपोर्टिंग कास्ट। सपोर्टिंग कास्ट का मतलब है कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जब आप कोई डिश बनाते हैं, रोगन जोश बनाया आपने, रोगन जोश में मसाला होता है, हरी मिर्च होती है, प्याज होती है, जीरा होता है, अदरक होती है, लहसुन होता है। हम उसकी तरह हैं। हम मेन डिश ना सही, हम मटन ना सही, हम मटन ना सही, लेकिन वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से डिश जो है लजीज होती है। सिर्फ आप खाली मटन बिना ऐसे दे मसाले देंगे। का मटन या बिना मसाले का उबला हुआ चिकन आप नहीं खा सकते। तो हम वो मसाला हैं। सो आप शुरुआती दौर पे आपके जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स थे, जैसे नमक हराम वाज अ वेरी पॉजिटिव रोल, पॉजिटिव कैरेक्टर। उसके बाद फिर हाउ डिड द ट्रांजिशन हैपन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव? क्या हुआ कुनिका के नमक हराम जब रिलीज हुई, स्टारिंग राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, रेखा, इमीडिएटली आफ्टर आनंद, सेम डायरेक्टर। तो ऐसे सेटअप में जो मुझे एक छोटा सा रोल मिला, वो रोल बहुत नोटिस हुआ। और उसकी वजह ये थी कि उसमें एक सुपर एक्टर भी था और एक सुपरस्टार भी था। तो किसी न्यू कमर से आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इन तमाम सुपर एक्टर्स और सुपरस्टार के होने के बावजूद मेरा रोल उसमें बहुत नोटिस हुआ। और एक अजीब मुझे खिताब दे दिया गया जो आगे चल के मेरे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ। कहने लगे रजा मुराद इज शो स्टीलर। ओह, ये स्टार्स की नाक के नीचे से सीन लेके चला जाता। बस हीरो लोग घबरा गए होंगे। वो जो था लक़ब, वो मेरे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ। तो कुछ हीरोज ने मेरे साथ काम करने से गुरेज किया, कुछ ने इनकार किया। देखो क्या है कुनिका, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं कि पूरा दारोमदार हीरो पर होता था। स्टोरी का सिलेक्शन, कास्ट का सिलेक्शन, म्यूजिक डायरेक्टर का सिलेक्शन, सिंगर का, और फिर उनकी अपनी एक कटलरी होती थी जो शाम को उनकी चिलम भरते थे। कटलरी। हाँ, सही बात। चिलम भरते थे, शाम को एंटरटेन करते थे, जी हुजूरी करते थे। वो मेरी नेचर नहीं थी। मैं बड़ा इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान था, तो मैं किसी ग्रुप में नहीं था। हर हीरो का अपना एक ग्रुप था। अभी भी है। अभी नहीं, अब खैर इतना नहीं है, अब इतना नहीं है। अभी तो प्रोड्यूसर ग्रुप हो गया। जी जी। उससे क्या हुआ कि ग्रुप में नहीं था और शो स्टीलर का खिताब मिल गया था, तो कुछ कमजोर आवाज वाले हीरो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते। ना तो मेरे लुक्स विनोद खन्ना जैसे थे, ना मैं उतना हैंडसम था, ना शत्रु साहब जैसा मुझ में एक फ्लैम्बॉयंस थी जो उनमें थी, ना रंजीत की तरह मेरी फिजिक थी, ना शक्ति कपूर की तरह मेरे गुड लुक्स थे। मुझ में कमियां थी, दुबला पतला था। तो जिसे एक स्क्रीन प्रेजेंस कहा जाता है, वो नहीं थी मुझ में। तो जब आप में ही कमी है, आपको उसका अंदाजा होना चाहिए आप में कमी है।
बट आई डोंट एग्री विथ यू। आपने मतलब राम तेरी गंगा मैली अब में उस और पे आ रहा हूँ ना, उसी पे तो आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। सिलसिला चलता रहा, हीरोइन का भाई बन गया, हीरो का दोस्त बन गया, इंस्पेक्टर बन गया, वकील बन गया, ये करता रहा मैं। देखिए, मैंने आपसे शुरू में एक बात कही कि वक्त बदलता है। 1973 में राज कपूर साहब ने मेरी नमक हराम देखी थी, और 1980 में वो प्रेम रोग की कास्टिंग कर रहे थे, 7 साल बाद। 7 साल बाद। बीच में क्या हुआ कि कई कई फिल्में मैंने ऋषि कपूर के साथ की, कई फिल्में मैंने रणधीर कपूर के साथ की। पॉजिटिव या नेगेटिव? जी, पॉजिटिव या नेगेटिव रोल्स? सपोर्टिंग रोल, सपोर्टिंग रोल। अब ऋषि जरा थोड़े रिजर्व थे, तो उनसे बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट होती थी, बट डब्बू वॉज वेरी फ्रेंडली। तो मैंने डब्बू फॉर द ऑडियंस इज करीना कपूर। रणधीर कपूर के, करीना कपूर एंड जी, करिश्मा कपूर जी, फादर। हाँ, बट ही इज फॉन्डली कॉल्ड डब्बू, बाय हिज फ्रेंड। जैसे आपको मुन्ने मियाँ कहते जी हैं। जी। तो एक दिन हम लोग राम भरोसे की शूटिंग कर रहे थे, तो आई सेड, डब्बू, आई वुड लाइक टू मीट राज साहब। Why do you want to meet Raj Kapoor? When I would love to work with him. Raza, you know the kind of film which Raj Kapoor makes, you won't fit into it. He makes heroine-oriented films. Exactly the way he talks, my God. When he used to be the leading character, he used to make film on Raju. Now he makes only heroine-oriented movies. You won't fit into Raj Kapoor's films. ठीक है यार, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उसकी बात बुरी नहीं लगी, उसने मुझे टाला नहीं। वो जो उसने फील किया वो उसने कह दिया कि जिस टाइप के तुम एक्टर हो, वो राज कपूर की फिल्मों में वैसे कैरेक्टर नहीं होते। एनीवे, 1980 में जब वो प्रेम रोग की कास्टिंग कर रहे थे, तो रात के 3:30 बजे उन्होंने अपने प्रोडक्शन रवि मल्होत्रा को फोन किया। कहने लगे, रवि, वो ऋषि ने एक फिल्म बनाई थी, ऋषिकेश ने, मजदूरों की प्रॉब्लम पे। उसमें एक एक्टर था, वो शायर बना था, भारी सी आवाज वाला, दुबला पतला लंबा, क्या नाम है उसका? तो सर, मुराद साहब के बेटे हैं रजा मुराद, उन्हें बुलाइए। मेरे यहाँ फोन नहीं था, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, स्ट्रगलिंग एक्टर था। मतलब ऐसा दौर आ गया था कि बस में नहीं घूमता था, टैक्सी एफोर्ड कर पाता था मैं। तो रवि मल्होत्रा ढूंढते ढूंढते मेरे घर आए, एंड आई वाज सरप्राइज। मैं समझा मुराद साहब के लिए आए। कहने लगे, रजा, तेरे लिए आया हूं, वो राज साहब बुला रहे हैं। राज साहब मुझे, आर यू श्योर? Amazing. I can understand the feeling. हाँ, राज साहब बुला रहे हैं, कब आ सकता है? मैंने कहा, कब आना है बताओ? कहने के, कल आ जाओ। मैं साहब धड़कते दिल से गया उनसे मिलने के लिए। गंगू तेली राजा भोज के दरबार में हाजिर हुआ, बहुत प्यार से बात की। रजा साहब, ये रोल है हमारी तस्वीर में, हमारे जहन में तो सिर्फ आप ही हैं जी। आप इनकार करेंगे तो फिर हम किसी और के बारे में सोचेंगे जी, आप ही हैं। ये किरदार है जी, ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह का किरदार है, सुमेरगंज का राजा है, जो अपनी विधवा भाभी का वो जी उसके साथ जबरदस्ती करता है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जी, टर्निंग पॉइंट है ये कहानी का। कुनी का खुशी होने के बजाय मुझे डर लगने लगा कि यार, ये पता नहीं कितना बड़ा मुझे एक्टर समझ रहे हैं। आई हैव नेवर डन दिस काइंड ऑफ विलनिश रोल। पता नहीं ये मुझे क्या समझ रहे हैं
जितना टैलेंटेड ये समझ रहे हैं उतना तो मैं हूं नहीं, एंड वेदर आई विल बी एबल टू डू द जस्टिस टू द रोल और नॉट, मैं डर गया। ड्रेसमैन को बुलाया जी, इनके लिए एक ब्रीचीज बनवाइए, एक जैकेट दीजिए जी, इन्हें लॉन्ग बूट्स दीजिए, और 2 इनके लिए जोधपुरी बनाइए। फिर मेकअप मैन को बुलाया, रथ साहब को एक मूछ दीजिए जो यहां से कर्व होती है मूछ, ऐसी मूछ दीजिए, ज्यादा बड़ी मत बनाइएगा जी। कोनिका, आई वाज स्कैर्ड। मैंने कहा ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दे रहे हैं, मैं उसको निभा पाऊंगा या नहीं निभा पाऊंगा। फिर मैंने अपने आप को संभाला कि बहुत कुछ दिल मुझे समझा रहा है, बहुत कुछ दिल मुझे समझा रहा है, बहुत कुछ दिल को मैं समझा रहा हूं। तो मैंने अपने दिल को समझाया कि रजा मुराद, मैं हॉकी का बहुत बड़ा फैन हूं, तो हॉकी में जब किसी फॉरवर्ड को गलत तरीके से डिफेंडर टैकल करता है तो पेनल्टी स्ट्रोक मिलता है। हाँ, तो गोल पोस्ट में सिर्फ गोलकीपर होता है और वो जो और यहाँ पे स्ट्राइकर होता जी है। मैंने कहा रजा मुराद, ये पेनल्टी स्ट्रोक है, इसे तो गोल में जाना ही चाहिए, और अगर ये गोल में नहीं गया तो तुझे एक्टर बनने का कोई हक नहीं है, वरना ये होगा कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। ऐसा नहीं, डू और डाई, करो या मरो, करना ही है। और आपकी ट्रेनिंग ने भी कुछ हौसला दिया होगा, बिकॉज हाँ, आप वो तो ट्रेन थे। बिल्कुल हाउ टू बिल्ड अ कैरेक्टर, वो तो खैर, लेकिन फिर भी सामने कौन है? राज कपूर। राज कपूर। तो मैसूर में फर्स्ट डे जब मैं गया सेट पर, कुछ और शॉट ले रहे थे, आइए आप सब नीचे आइए, नीचे आइए जी, नीचे आइए। सबको लाइन में खड़ा किया, राधू कर्माकर, ओह अलाउद्दीन, के सिंह, माय गॉड, और बिग सबको नेम्स। लाइन में खड़ा किया, असिस्टेंट्स, कोरियोग्राफर, सबको लाइन में खड़ा किया। रजा साहब हमारे साथ पहली बार काम कर रहे हैं जी, तो सबसे मिलवाया उन्होंने, How लाइन पे sweet. खड़ा करके, जैसे मैं कोई हेड ऑफ द स्टेट हूं और वो उनका कैबिनेट क्या है, बात है, इस तरीके इतनी इज्जत देते थे। वो भी बहुत सलीकेदार इंसान थे। और क्या था उनमें, एक नेक था कि जो आपके अंदर बेस्ट था वो निकाल लेते थे, प्यार मोहब्बत से निकाल लेते थे। रजा साहब बहुत अच्छे जी, एक और करते हैं जी, एक और करते हैं। और जब फिल्म कंप्लीट हुई, उसका रिलीज प्रिंट आया, तो उन्होंने हमें बुलाया और स्क्रीनिंग रखी। तो खचाखच भरा हुआ था उनका प्रीव्यू थिएटर, आर के स्टूडियो में, चेंबूर में। जी जी। और राज कपूर किसी को बुलाए पार्टी में, वो ना आए ऐसा हो नहीं सकता। वो स्टेटस सिंबल है कि राज कपूर ने हमें बुलाया है, राज कपूर ने हमें अपने ट्रायल में बुलाया है। खचाखच भरा हुआ, लोग बैठे हुए हैं, कुर्सियां नहीं है, जमीन पर बैठे। स्क्रीन खत्म हुई, रजा साहब आइए, खड़ा किया मुझे। रजा साहब, जब हमने आपका नाम लिया वीरेंद्र प्रताप सिंह के रोल के लिए, तो ये जितने बैठे हैं जी, ये सब आपके मुखालिफ थे। ये कहते थे कि वो लगेंगे ही नहीं वीरेंद्र प्रताप जी। हमने कहा हमारी आंख है, हमारी भी आंख है, ये रोल करेंगे तो रजा साहब करेंगे। ये हमारे तीनों बेटे, ये भी आपके मुखालिफ थे जी, बैठे हैं, ये भी नहीं चाह रहे थे कि आप ये रोल करें। हमने कहा नहीं, ये रोल तो रजा साहब करेंगे। और आज हमें हमारे सिलेक्शन पर गर्व है। जो हमने सोचा था
आप जो हमारा कंसेप्शन था वैसा ही आपने रोल किया, उससे बढ़कर किया। क्या बात, व्हाट अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट, क्या कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा अरे आपका। बाप रे बाप। देन इमीडिएटली आफ्टर राम तेरी गंगा मैली, हम्म 2-3 महीने में वो शुरू हो गई। तो 2 साल हम उसमें लगे रहे, उस फिल्म में। एंड उसकी रिलीज के बाद द रेस्ट इज हिस्ट्री। बस फिर तो वो जो बांध था वो टूट गया, और फिर काम की बाढ़ आ गई। काम की बाढ़ आ गई। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, बड़े बड़े डायरेक्टर्स। सुभाष घई ने हमें राम लखन में लिया, अमरीश पुरी का बॉस बनाया सर जॉन, रमेश सिप्पी ने हमें भ्रष्टाचार में लिया, फिरोज खान ने हमें जांबाज में लिया, वाह, महेश भट्ट ने हमें गुनाह में लिया, राकेश रोशन ने हमें काला बाजार में लिया। फिर बाढ़ आ गई। तो क्या बड़ा क्या छोटा, 18-18 घंटे कुनिका में काम करता था। एक दिन पैकअप हुआ रात के 2 बजे। घर आया तो मेरी वालिदा खिड़की पे खड़ी हुई थी, मेरा इंतजार कर रही थी। कहने लगी, मुन्ने बेटा क्यों इतना काम कर रहा है? मैं सुबह उठती हूं तो तू दिखाई नहीं देता है, रात को सोती हूं तो तू दिखाई नहीं देता। बेटे तू क्यों इतना काम कर रहा है, क्यों अपना जी हलकान कर रहा है? मैंने कहा बिया, मैं उन्हें बिया कहता था, मैंने कहा बिया मेरी ये ट्रेन जो है वो 14 साल लेट चली है, ओहो मुझे पहले वो 14 साल कवर करते हैं। मैं तरस रहा था काम करने के लिए, मैं भूखा था काम के लिए, मेरी वो भूख पहले मिटने दीजिए, मुझे काम करने दीजिए। 14 साल आपने स्ट्रगल किया। 1971 से 1985 तक। वाह, और मैंने कहा बिया, हमने जिंदगी में कितनी तकलीफें उठाई हैं, कितनी सख्तियां हमने झेली हैं, अब हम आराम भी साथ उठाएंगे। देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। खूब काम किया, और वो मुझे एक स्क्रिप्ट सुना कर गए थे राज साहब। हमारा क्लाइमेक्स चल रहा था राम तेरी गंगा मैली का, तो अर्थ सत्य लगी थी, बड़ा चर्चा था उस फिल्म का। ओमपुरी साहब। कि नहीं रजा साहब, लोग समझते हैं कि हम ऐसी फिल्म नहीं बना सकते, हम ऐसी फिल्म बना सकते हैं, और हम ऐसी फिल्म बना रहे हैं। हमें आपके 40 दिन चाहिए, 40 दिन हमें आपके चाहिए, आपके और कुल जी के। बिना स्टार कास्ट हम एक फिल्म बना रहे हैं, उसका टाइटल रिश्वत है, रिश्वत। अब वो जैसे जैसे दिन करीब आते गए, पिक्चर रिलीज हुई, लेकिन तबीयत उनकी एहसास हुआ। खराब होना शुरू हो गई, और फिर अस्थमा भी था उन्हें, फिर कैंसर के कुछ कुछ पैचेस निकले थे लंग्स में। फिर वो नहीं रिकवर नहीं कर पाए पूरी तौर पे। लेकिन एक बात बताऊं, कुनिका ये मैंने 2 बार देखा है। फिल्म की रिलीज से पहले उनकी तबीयत खराब होती थी, ओह, होंठ सफेद होते थे, रंगत पीली हो जाती थी। क्या होगा जी, क्या होगा, क्या होगा? क्योंकि जो उनकी फिल्म थी वही उनका सब कुछ होती थी। माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं, मेरी फिल्म। फिल्म खाते थे, फिल्म पीते थे, फिल्म पहनते थे, फिल्म उड़ते थे। और जब वो फिल्म चलती थी तो वो सफेद होंठ फिर गुलाबी हो जाते थे, आंखों में और फिर वो वो रौनक। रंगत, और वो रंगत जो सफेद हो जाती थी फिर वो गुलाबी हो जाती थी, और उन नीली आंखों में फिर एक चमक आ जाती थी। कुछ ऐसी क्वालिटीज थी उनमें जो हम लोग नहीं जानते। नॉन वेज फूड उन्हें बहुत अच्छा लगता, पेशावरी थे ना, खाना भी अच्छा लगता था, खिलाना भी अच्छा लगता बहुत अच्छा लगता था क्या। था। तो जब उनकी फिल्म
कि नेगेटिव कटिंग होती थी। नेगेटिव कटिंग से लेकर जिस दिन उन्हें सेंसर सर्टिफिकेट मिलता था, ना वो गोश्त खाते थे और ना वो शराब पीते थे, छोड़ देते थे। वो उनकी कुर्बानी थी। एक ऐसा आदमी जो पीना नॉन वेज पसंद फूड करते और थे। शराब के बिना रह नहीं सकता, वो छोड़ देता था। क्या बात है, वो मतलब एक पूजा जैसी थी उनकी। पूजा थी, पूजा, आराधना कहिए, वंदना कहिए, पूजा कहिए, बस शिव जी को बहुत याद करते थे। शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, जिसका सबूत है कि सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ, नहीं, जैसे फिल्म शुरू होती थी तो शिवलिंग पे पृथ्वीराज जी हाँ आकर पूजा करते थे। एक तो शिव जी में उन्हें बहुत श्रद्धा थी, कुनिका, और एक गंगा मैया में। आपको अगर याद ना हो तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि 3 फिल्में उनकी ऐसी हैं जिनका दी एंड गंगा मैया पे ही हुआ है। जिस देश में गंगा बहती है, हाँ लास्ट शॉट गंगा मैया का। संगम, यस। वो उनकी अस्थियों को लेकर जाते हैं विजयंतीमाला के साथ। संगम, गंगा मैया एंड राम तेरी गंगा। उन्हें बड़ी श्रद्धा थी गंगा जी में, बहुत श्रद्धा थी। तो ऐसे ही कोई राज कपूर नहीं बनता। एकदम राइट। मैं आपको एक और कहानी बताती हूँ जो मैंने विटनेस किया खुद अपनी आंखों से। हम लोग जैसे मैंने कहा कि मेरे फर्स्ट हस्बैंड, उनके फैमिली डिस्ट्रीब्यूटर थे, कोठारी साहब। तो ही यूज्ड टू रिस्पेक्ट हिम अलॉट। बहुत आपस में इन दोनों का बहुत प्यार था, रिस्पेक्ट था, दोनों एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। मुझे याद है जब फिल्म अनाउंस करते थे तो हमने ऐसा सुना है कि हमारे जो ससुर थे वो जाके एक चांदी का सिक्का और एक नारियल और एक शॉल उनको रख देते थे कि भाई प्रेजेंट करते थे। हाँ, आप जो दाम बोलेंगे, जो प्राइस बोलेंगे आपकी फिल्म की, फिल्म हमारी। क्या बात है, एंड राज साहब उसी पर उनको वचन देते थे कि फिल्म आपकी। तो उससे उसके बाद अगर कभी खैर हमारे ससुर ने ये नहीं कहा कि नहीं पैसे ज़्यादा है। ही वॉज अ डिस्ट्रीब्यूटर टू ऑल, फ्रॉम प्रेम रोग, मतलब शुरू से सत्यम शिवम सुंदरम, ऑल ऑफ देम। ऐसा हुआ कि हमारी शादी हुई थी और उस टाइम ये राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग का वो कुछ था जो कश्मीर में था, मतलब शूट था उसका। तो उन्होंने कहा कि कोठारी साहब भेजिए बेटा बहू को, कश्मीर भी घूम लेंगे और शूटिंग में भी आएंगे। तो उन दिनों में डिस्ट्रीब्यूटर भी आते थे शूटिंग में, दे वर वेरी कनेक्टेड कि भाई फिल्म कैसे बन रही है वो सब। तो हम लोग को बुलाया, तो हम लोग ब्रॉडवे में हमको हम ठहरे थे और ही डिड नॉट लेट अस पे अ पेनी। ब्रॉडवे में उन्होंने हम वहाँ ठहरे थे, देन शूटिंग में जाते थे। तो एक बार शूटिंग में हम बैठे हुए थे और आपको पता नहीं अगर वो याद है, वो गाना था ना हुस्न पहाड़ों का। हाँ, तो उसमें मंदाकिनी को एक लकड़ी का जो लॉग था, लॉग के को ऐसा रखा था और वो इस पार से उस पार जाना था, पतला सा एक हाँ, वो आलाप लेती ना, लता जी का जो आलाप था, क्या गुलबूटे हैं। हाँ नहीं उसमें वो ऐसा वाला आलाप था ना। तो उसमें एक लचक थी एक लास्ट आलाप की, जिसको उन्होंने 22 बार टेक किया और उस टाइम मॉनिटर्स नहीं होते थे। और हम लोग पीछे, उनकी बेटी दिलशाद, दिलशाद है ना, उनकी बहन की बेटी थी आई थिंक, और या उनकी बहन थी दिलशाद, वो जो कश्मीर में रहती थी जो, एंड हिज अदर, फिरोज खान की बहन थी। हाँ सॉरी, फिरोज खान साहब की बहन थी दिलशाद, बट शी वाज कनेक्टेड टू रीमा जी एंड they were friends. हाँ दे वर फ्रेंड्स। शी वाज देयर, रीमा कपूर वाज देयर, एंड हम लोग बैठे थे और ऑब्वियसली उस टाइम मॉनिटर नहीं, तो हम पीछे बैठे थे और कैमरा के एकदम पीछे, बहुत पीछे चेयर, हम लोग देखते यस यस कर रहे। उनको वो 22 रीटेक उन्होंने किया। उसमें कितनी मेहनत गई। हर शॉट के बाद मंदाकिनी के पैरों पर, क्योंकि आपको पता है कपड़े कैसे थे उनके और ठंड, अरे बल्ले। हर शॉट के बाद उसके पैरों पे रम घसा जाता था ताकि मतलब वो शी डजंट नम नहीं हो सुन जाए, ना हो जाए। सुन नहीं हो जाए। वो होता था, फिर वो चलती थी उस पे, वो पगडंडी जैसी, मतलब एक लॉग पे, और वो लचक उनको एक स्पेसिफिक जगह पे चाहिए था। तो हम जब बार बार यस यस कर रहे थे ना, तो ही टर्न अराउंड, ही सेड इतनी आसानी से यस नहीं होता है, ये जो छप रहा है ना, ये आने वाली पीढ़ी बहुत ही इंटेलिजेंट होगी और वो कहेंगे कौन सा राज कपूर था, कौन सा बड़ा डायरेक्टर था, एक लय में शॉट नहीं ले सकता था। अरे क्या बात है, और उसकी वजह से उन्होंने 22 बार टेक किया। क्या बात है। और संजय लीला बंसाली साहब,
आप उस उनके गुड लक चार्म माने जाते हैं। जी। मतलब आपको भले एक सीन दे लेकिन आप उनकी हर फिल्म में होते ही हैं। ऐसा क्यों? वो कहते हैं कि रजा साहब इज माय लकी मैस्कट। हाँ। देखो क्या है कुनिका, राज साहब से मेरी मुलाकात नहीं थी। संजय लीला बंसाली से मेरे जूनियर हैं इंस्टीट्यूट के, हलो हलो चीज क्या, अच्छा, इंस्टीट्यूट के जूनियर है आपके? हाँ। मेरे जूनियर हैं, एडिटिंग कोर्स किया था। उन्होंने मुझे बुलाया गलियों की रासलीला रामलीला के लिए। तो मैं आधे घंटे बैठा हूंगा उनके साथ। आधे घंटे में वो 25 मिनट तक प्रेम रोग की बात करते रहे। रजा साहब वो सीन कहाँ किया था, और वो गाने में जो कितना टाइम लगा था उसमें लाइट अप करने में। ही इज सच अ बिग फैन ऑफ राज कपूर। स्टडी करने से तो इतने बड़े डायरेक्टर बने हैं। और कुनिका ही वर्कोहलिक हैं, वो वर्कोहलिक संजय लीला बंसाली। लेकिन कहते हैं कि मैं कितना भी काम कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, अगर राम तेरी गंगा मैली आ जाती है टीवी पे तो मैं सब कुछ छोड़ के वो फिल्म देखता हूं। वो राज कपूर के भक्त, उनके तुफैल में उन्होंने हमें बुलाया। उनकी तो पहल में। देखो क्या है कुनिका, कई बार आप अच्छा काम करते हैं, बट if you are a difficult person, there are actors, यस यस, they are very good actors, but at the same सर time चढ़ जाता है उनको। they are difficult to be dealt with। मैंने अपना एक उसूल बनाया है, सेट पे जाइए, डायरेक्टर जो कह रहा है गौर से सुनिए कि उसे क्या चाहिए। अगर वो कोई सवाल करता है तो जवाब दे दीजिए, खुद से सवाल मत कीजिए, वो अपने काम में उलझा हुआ है। आपको तो सिर्फ अपने डायलॉग याद करने हैं, उसे हर चीज संभालनी है, उसको डिस्टर्ब मत करो। वो खुद से अगर आपको बुलाता है या खुद से आपसे बात करता है तो ठीक है। तो ये मैंने अपना एक उसूल बनाया। और पहले दिन जब मैं रामलीला के सेट पर पहुंचा, शॉट दे रहे थे, प्लीज लिसन, रजा साहब पहली बार आज हमारे साथ काम कर रहे हैं, 3 चेयर्स फॉर रजा साहब। छोटी छोटी बातें होती हैं, रामलीला की, बाजीराव मस्तानी की, पद्मावत की, और एक छोटा सा एक सीन था काठियावाड़ी गंगूबाई, वो हमने किया। तो एक दिन मेरी वाइफ को मिले, वो कहीं किसी मॉल में मिले, तो मेरी वाइफ को जानते नहीं थे, तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन करा है, मैं मिसेज रजा मुराद। कहने लगे रजा साहब से कह दीजिएगा कि जब तक मैं फिल्म बना रहा हूं उनके बिना नहीं बना। ओहो, क्या बात। देखो क्या है, एक अपना बिहेवियर होता है। हम उनमें से नहीं है कि साहब बर्थडे पे हम केक लेके जा रहे हैं, या दिवाली पे मिठाई का डब्बा लेकर जा रहे हैं, या न्यू ईयर पे हम ग्रीट कर रहे हैं। अपना काम ठीक से कीजिए, अपना सर शोल्डर्स पर रखिए, घिघियाइए भी मत, मिनमिनाइए भी मत, लेकिन उसके साथ साथ एक वेल बिहेव्ड इंसान बनिए। यू शुड नेवर साउंड ओवरबेरिंग कि यार बात बहुत करता है, बहुत बोर करता है, यार अभी आ गया है। क्योंकि 50 चीजें होती है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के दिमाग पे। तो वो उनके साथ एक मेरा बहुत अच्छा एक रिश्ता हो गया है। वो जब बुलाते हैं मैं काम करने चला जाता हूँ, सवाल करते हैं मैं जवाब दे देता हूँ उनकी बात का। लेकिन साहब, राज साहब की तरह ये आदमी भी जीनियस है। I also ही इज अ विजुअलाइजर, वो एक पेंटर है। संजय लीला बंसाली, वो जो कंसीव करता है अपने जहन में, उसको सिलोलाइट पर ले आता है। और उसकी हिम्मत, उनकी हिम्मत होती है कि जैसे वो कंसीव करता है वैसे करके और वो बनाते हैं। करते हैं। He doesn't care कि दुनिया क्या कहे। वो जो उनका कंसेप्ट जो उन्होंने सोचा है, वो 100%
वो सेलुलाइट पर आ जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट म्यूजिक का बड़ा सेंस है, और म्यूजिक में कहीं आपको लाउड या कोई चीपनेस सुनाई नहीं देगी। क्लासिक म्यूजिक होता है उनकी फिल्मों का। खुद भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं अपनी फिल्मों के। और लाइक राज कपूर, फिल्म मेकिंग के वक्त ना तो टाइम देखा जाता है उनसे, ये अगर मुझे सीन करना है इसके लिए कितना भी वक्त लग जाए कोई बात नहीं, मुझे ये चाहिए, जो चीज चाहिए तो मैं वेट करूंगा, वो चीज चाहिए वो मुझे चीज इसमें। मुझे चाहिए। एंड ही इज अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर। जो चाहिए फिर वो चाहिए। अगर हाथ यहां तक चाहिए तो यहां तक नहीं चलेगा, फिर वहीं तक चाहिए। अगर पॉज चाहिए तो ना आधे सेकंड का ना 1 सेकंड का, पौने सेकंड का पॉज चाहिए। सुना है सेट पे गाली भी देते हैं, मारते हैं लोगों को। अब देखिए ऐसा है नहीं, देखिए क्या होता है, गुस्सा उन्हें सही बात पर आता है। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम्म, मैं एक वाकया सुनाता हूं। सेट पे एक लेडी थी, मेरे साथ एक सीन था उनका। आई वुड नॉट लाइक टू no, नेम, don't name, हाँ। मैं उन्हें जानता नहीं था। तो आई आस्क्ड हर, इनका क्या करती हैं वैसे आप बिसाइड्स एक्टिंग? शी सेड आई एम एन एक्टिंग टीचर। मैं साइंटिफिकली ट्रेन करती हूँ एक्टर्स को। उनका शॉट लगा, नहीं मैडम नहीं, नहीं ठीक से कीजिए। मैडम आप रुक रही हैं, रुक कर मत बोलिए, फेस प्लेजेंट रखिए। मैडम ऐसा लग रहा है कि आपको बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है चेहरे पे। 22 रीटेक्स। माय गॉड। वो जो साइंटिफिकली जो एक्टिंग सिखाती थी उनसे 22 रीटेक हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि जो डायरेक्टर कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। हमें कभी आज तक नहीं डांटा उन्होंने। हमने कभी रणवीर सिंह को भी उनसे डांट खाते हुए हमने नहीं देखा। काम है तो काम में ध्यान दो ना यार। अब बताइए, आपको कभी किसी फिल्म से रिप्लेस किया है? मुझे एक फिल्म से, कौन सी? करण अर्जुन। अच्छा, हाँ, क्यों? नहीं वो क्या था कि मैं रोल कर रहा था काजोल के फादर का, और उस जमाने में मैं एक सीरियल कर रहा था घुटन। तो उसकी शूटिंग हम करते थे मसूरी में, तो डेट्स फंस गई थी। ओके। सो ही गेव मी द साइनिंग अमाउंट ऑल्सो, जो रोल रंजीत साहब ने बाद में किया। फिर मैंने मजबूरी जाहिर की और फिर मैंने वो साइनिंग अमाउंट भी मैंने वापस कर दिया। तो शायद ये एक बार ऐसा हुआ है, बट नो रिग्रेट्स। राकेश रोशन जी was also gentleman, is जी। is a gentleman. मैंने उनके साथ काला बाजार की। काला बाजार के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, बट जो नसीब में नहीं है वो नहीं। आपको याद है SKT के? सनू की तनु की। ये कहाँ आपने बताया था मुझे? ये जो सवाल पूछने का था ना, मैं बहुत सवाल पूछती थी। एक सेट पे हम लोग आपस साथ पे काम कर रहे थे। मैं वैसे भूला नहीं हूँ, प्रांत साहब से आपने मुझे डांट भी खिलवाई थी। ये कुनिका जी, इनका पहला दिन, और पहला दिन मैं सेट पर, फिल्म इंडस्ट्री में इनका पहला दिन एज एन एक्टर। खैर इनसे हमारा तारुफ हुआ। तो ये सवाल बहुत करती थी, बहुत सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे आदमी इरिटेट हो जाए। बट शी वॉज ऑल्सो राइट, वो भी अपनी जगह सही है भाई। आई हैं, सीख रही हैं, जानना चाह रही हैं। तो एक डायलॉग था इनका, उसके बाद मुझे बोलना था। नहीं, दीदी दीदी दरवाजा खोलो। हाँ हाँ, कब्रिस्तान की शूटिंग। कब्रिस्तान। तो
इन्होंने कहा कि क्या आप डायलॉग ऐसे ही हाँ, बोलेंगे? बिकॉज ही वाज सेइंग, आई वाज सेइंग दीदी दीदी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैंने कहा आप ऐसे नहीं करेंगे, ये वो अंदर बंद है, आप कुछ भी नहीं बोले। फिर सेकंड टाइम फिर मैंने इनको देखा, फिर मैंने कहा आप अपने अपना डायलॉग काम। भी, मैंने कहा आप अपने डायलॉग बोलिए, मुझे मेरे डायलॉग बोलने दीजिए। जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस, डोंट बी कंसर्न अबाउट मैं कैसे बोलने वाला हूं। आपको जैसे बोलना है आप बोलिए, मुझे जैसे बोलना होगा मैं बोलूंगा। प्लीज डोंट आस्क मी सच क्वेश्चंस। मैं रोते रोते घर गई। ये रोने लगी। प्राण साहब से इन्होंने शिकायत की। प्राण साहब को तो मैं अपना गुरु मानता हूं, गुरु मानता हूं मैं उनको। उनके आगे मैंने तो शिकायत नहीं की। अरे तुमने शिकायत की डैडी है। ने मुझसे पूछा कि नहीं नहीं नहीं, आप तुमने कैसा था आज तुम्हारा पहला दिन, तो मैंने कहा रजा मुराद जी के साथ शूटिंग हो रही थी, ऐसे ऐसे हुआ, उन्होंने डांट दिया मुझे। शिकायत ही नहीं है। ये शिकायत नहीं है तो क्या है यार। प्राण साहब का फोन आया, रजा अच्छी लड़की है, सीख रही है, थोड़ा जरा उसके साथ सब्र से काम लो। मैंने कहा लूंगा लूंगा, बिल्कुल सब्र से काम लूंगा। वो दिन है आज का दिन। चुगली की मेरी यार। मेरी चुगली की प्राण साहब से। एसके टीके वाली कहानी सुनाइए। एसके टीके ये है कि भैया अपना काम करो ना यार। सानू की एक बंदा दूसरे बंदे के पास गया और उसने कहा कि गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद बनया है। मैं पंजाबी गल करना। एक बंदा दूजे बंदे दे कोल गया ते उन्होंने आख्या कि गुरुद्वारे च कड़ा प्रसाद बनया है। उसने कहा सानू की। कहने लगे तुहाडे वास्ते बनया है। तो उसने कहा तुहानू की। तो ये एक फॉर्मूला है एसके टी के, यानी सानू की तुहानू की। अपने को क्या करना है, तुझे क्या करना, अपना काम कर यार, काम करके घर जा यार। और मेरी आदत थी मीत मिला दे रब्बा, इस सीरियल की बात कर जी रही हूँ। जी जी जी। और वरुण ये मेरी बीवी बनी थी। सरदारनी थी और आप सरदार। और मैं सेट पे, क्योंकि वो अरे इस आपने खाना नहीं खाया, अरे अरे यार हटाओ हटाओ गिरेगा। एसके टीके एसके टीके क्या एसके टीके एसके टीके, अरे ऐसा एसके टीके। आई टू फील सो तानू की तानू की, तू अपना कम कर कुड़िए, अपना कम कर। बट इट इज ऑलवेज फन। वही एक हमारे साथ एक और हमने इसकी सलीम आफ्ताब की फिल्म, हाँ सलीम आफ्ताब की फिल्म भी की थी, और भी किए थे। काफी की हैं आपके साथ, तो मैंने बहुत फिल्में की हैं। सलीम आफ्ताब जी की फिल्म की तो आपने मुझे बहुत गाली दी थी, मतलब अंदर अंदर। अब ऐसा है, वो अजीब वाकया है। हम लोग शूटिंग कर रहे हैं बॉम्बे में, नागीवेला में। इनको हैदराबाद से आना था, नाइट शूटिंग। हमने सोचा आएंगी, एक आध डायलॉग है साथ में कंबाइन, 10 साढ़े 10 बजे पैकअप हो जाएगा। इनकी हैदराबाद मुंबई की फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो इन्होंने सलीम भाई को फोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया है। कहने लगे नहीं, आपको तो आना ही है, आप एक काम करो, आप दिल्ली जाओ। हैदराबाद दिल्ली फ्लाइट लेकर आप दिल्ली से बॉम्बे वापस आओ। सलीम भाई ने कहा हमसे, अरे मैं तो सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा अभी हैदराबाद है, हैदराबाद से दिल्ली जाएगी, दिल्ली से मुंबई आएगी, और मुंबई से फिर बंगले में आएगी, और फिर तैयार होगी। मैंने कहा रात की तो वाट लग गई। 1:30-2 बजे हमने शुरू किया यार, एक बजे शूटिंग शुरू की। वो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट टॉर्चर टॉर्चरस डे ऑफ माय लाइफ। इंतहा हो गई इंतजार लेकिन की। आपको पता नहीं याद है कि नहीं, लेकिन अब उस टाइम भी मैं 3-3 शिफ्ट करती थी जी। और ऑब्वियसली स्ट्रगलिंग थी कि भाई काम मिल रहा है तो छोड़ना नहीं है। तो मैं हैदराबाद काम के लिए गई थी और वहाँ से फिर पैकअप जब हुआ, मैंने इनको बोला था सलीम साहब की फिल्म की शूटिंग है, तो ऑब्वियसली आई थिंक एनटी रामाराव स्टूडियोज में रामा नायडू की फिल्म थी कोई तो वहाँ पे उसके बाद आपने ना फिल्म फेयर में आपका आता था कोट, आपको याद है कि नहीं पता नहीं, हर फिल्म फेयर में आपका एक कोट आता था। स्टारडस्ट में आपका एक कोट आता था, हर स्टारडस्ट के जो भी उसमें आपने लिखा था एक बार, फिल्म बनाने के लिए आपको फिल्म में बनाने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक है सेंसर सर्टिफिकेट और एक है कुनिका। मैंने कहा 2 चीज़ों के बगैर फिल्म रिलीज नहीं हो सकती,
सेंसर सर्टिफिकेट एंड कुनेका हर फिल्म में होती। देन वी डिड बंद दरवाजा ऑल्सो, हाँ yes, उसमें भी आप मेरी अघोरी बना था, हाँ अघोरी बने थे, यस यस। बहुत काम किया है हाँ आपके साथ, बहुत सीखा है आपसे, बहुत सीखा। नहीं नहीं, आपने जैसे अपने वालिद से सीखा, मैंने प्राण साहब से सीखा, आप जैसे सीनियर से सीखा है। आप कौन से एक्टर है जिसे संपूर्ण एक्टर मानते हैं, या क्या आप अपने आप को संपूर्ण एक्टर मानते हैं? क्यों? नहीं है, कमियां हैं, काफी कमियां हैं। डांस नहीं कर सकते आप? मैं डांस नहीं कर सकता। आई कैन नॉट से अबाउट कॉमेडी, क्योंकि कॉमेडी करने का ज़्यादा कभी मौका मिला नहीं है, तो कंप्लीट एक्टर तो नहीं हूँ। कंप्लीट एक्टर दो हुए हैं, अमिताभ बच्चन एंड ऋषि कपूर। व्हाट अबाउट गोविंदा? लोग बोलते हैं वो भी संपूर्ण। यस, ही वॉज ऑल्सो अ कंप्लीट एक्टर, अनडाउटेडली। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। कंप्लीट एक्टर, और बड़ा नेचुरल, वेरी नेचुरल, और जो उसमें एक कॉमेडी का जो उसमें एक फ्लेयर है, कॉमेडी करवा लो, डांस करवा लो, गाना ड्रामेटिक सीन्स करवा लो, वाह वाह। एक गाना है कुनेका उसका, आप देखिएगा वो गाना, फिल्म थी नसीब, ये अमित जी वाली नहीं, गोविंदा एंड ममता कुलकर्णी, चंदा सितारे बिंदिया तुम्हारी पूनम की तुम रात हो। वो जो गाना है वो लाइब्रेरी में रखने के लायक है। क्या उस आदमी ने एक सटल ठुमके लगाए हैं उसमें, सटल लगाए हैं, मतलब, और बीट पे उसकी बोटी बोटी जो है वो थिरकती थी। लाउड तो सब कर सकते हैं, लेकिन उसका जो तरीका था। ऐसा माना जाता है कि मैंने देखा भी है कि मैंने उनके साथ महाराजा किया है, और आई थिंक एक दो और फिल्में की है। कहते हैं कि ही इज अ सीन स्टीलर। अगर आप गोविंदा जी के साथ सीन कर रहे हैं, आपका डायलॉग चल रहा है, आप सामने, आप मतलब आपका डायलॉग चल रहा है, आप किसी और को बोल रहे हैं, गोविंदा जी साइड में भी खड़े हैं, तो उनके ऊपर इतनी मतलब खुदा की वो थी, नेमत थी कि आप उन्हीं को देखते रहते थे, उन्हीं को देखते रहते थे। और ये देखिए क्या होता है, यू आर सो वेरी राइट कुनिका। जब कोई डुएट सॉन्ग होता है, डुएट डांस होता है, तो मर्दों की टेंडेंसी हीरोइन को देखने की होती है, लेकिन जब गोविंदा डांस करता है हीरोइन के साथ, तो आप गोविंदा को देखते एकदम। एक बस जो कमी है उसमें, वक्त पे नहीं आते थे। नहीं वो खैर जाने दी, मैं एज एन एक्टर कह रहा हूं, एक जो अमित जी में और ऋषि कपूर में एक जो उनकी बैकग्राउंड है, जहां बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, वो जरा इंग्लिश बोलने में थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। मगर ठीक है, हिंदी फिल्मों के एक बात कह रहा हूँ, हाँ, एक हाँ, बात ये कह रहा हूँ, इंग्लिश बोलने में हाँ, वो कॉन्शियस हो जाता है इंग्लिश बोलने में, जिस तरीके से अमित जी या ऋषि कपूर कॉन्फिडेंटली, अमित जी शेरवुड के पढ़े हुए, ऋषि कपूर भी, एंड ही डिड नॉट हैव सच अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड। हाँ, यस, सही बात। अमित जी कम्स फ्रॉम तेजी बच्चन साहब, हरिवंश राय बच्चन साहब के घर से। ऋषि कपूर तो उसके बावजूद भी मायो कॉलेज में पढ़ा है भाई ऋषि कपूर। So that's amazing. Also, Shah Rukh Khan, I feel, is also quite a complete actor. Yes. It's not. जी, सही कह रही हैं। बताइए आपका जो सफ़र अभी तक का, अगर आप करें, अभी भी आप बिजी रहते हैं, आपके साथ हमने डेट फिक्स करने के लिए इतनी जद्दोजहद की, फिर अब कभी आप शादी में जा रहे हैं, कभी आप ये एक शूटिंग में जा रहे हैं, कभी किसी फंक्शन में जा रहे हैं, अभी तक का सफ़र आपका कैसा रहा, और आपकी कोई मायूसी है जो आपको लगता है, या कोई रिग्रेट है? कि कोई रिग्रेट नहीं। मैं तो ये समझता हूँ कि जितना मैं डिजर्व करता हूँ उससे मुझे कहीं ज़्यादा मिल गया है। मतलब ग्रैटिट्यूड का एक एटीट्यूड है आपका। तो बसों में सफ़र करने वाला, सेकंड क्लास में सफ़र करने वाला, जिसने कभी प्लेन में सफ़र ना किया हो, जिसका कभी बैंक अकाउंट ना खुला हो, जो हमेशा ज़िंदगी में किराए के मकान में रहा हो, आज उसके पास सब कुछ, एवरीथिंग। और सबसे बड़ी बात पहचान है, मतलब इज्जत इतनी है, पहचान जी, बस वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, उसके बिना कुछ नहीं होता है, उसकी मेहरबानी होनी चाहिए।
और लोग भी हैं, और लोग भी मेहनत करते हैं, और लोग भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मेरे मामले में मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी मैं हूँ उसकी वजह से हूँ। बड़ों का आशीर्वाद भी आप पर। वो तो है, वो तो है। मैं नसीब वाला हूँ कि मुझे अपने माँ बाप दोनों की खिदमत करने का मौका मिला, मैं कर पाया। कई बार इंसान नहीं कर पाता है। और अंदर बेचारा कोफ्त अमजद साहब ड्यूरिंग शोले शूट जैन साहब इंतकाल फरमा गए। वो उनकी शोले की कामयाबी नहीं देख पाए, वो बेटे को पनपता हुआ नहीं देख पाए। नरगिस जी, संजय नरगिस दत्त। जी, ये सारी बातें होती हैं। इस मामले में मैं बड़ा खुश नसीब रहा हूँ कि जितना मुझसे हो सका मैंने खिदमत की, खिदमत का मुझे मौका मिला। और एक शेर है कि सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। क्या बात है, क्या बात है। ये उनकी दुआएं हैं, इसके आगे कुछ बोलने के लिए नहीं रहा। ये उनकी दुआएं हैं। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। आपने हमें इनरिच किया आपकी कहानियों से, आपकी अभी ना एक्सपीरियंसेस। जाओ छोड़ करके दिल अभी भरा नहीं। क्या बात है। दिल चाहता है कि तुमसे बात करता रहूं, करता रहूं। अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल कि दिल अभी अभी भरा। भरा। क्या बात है। अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के, जो जो रोज रोज यूं ही जाओगी तो किस तरह निभाओगी, ये जिंदगी की राह में, जवां दिलों की चाह में, कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हिला नहीं। क्या बात है। सुपर। खबरदार कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये शादी नहीं हो सकती। क्या क्या हुआ? क्या बोलो हुआ? क्या चाहिए। अरे उनको अटकाओ मत भाई, वो थोड़े अनकंफर्टेबल। हाँ, टेबल। एक चाय पेश की जाए। हाँ, चाय पेश कीजिए, चलो।